दुनिया में हड़कंप। कैप्टन ट्राओरे ने बुर्किना फासो की सोने की खानों से कमाए 18 अरब डॉलर। स्टोरी विद तंजरुल। 1 साल से भी कम समय में कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने अपना मिशन पूरा कर लिया। बुर्किना फासो की उन खानों को वापस लेना जिनके साथ पिछले सरकारों ने बेकार समझौते कर रखे थे। बुर्किना फासो ने वो कर दिखाया जो दुनिया कहती थी कि अफ्रीका नहीं कर सकता। उसने सोने को ताकत में बदल दिया। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे के नेतृत्व में देश ने 2022 से अब तक सोने से 18 अरब डॉलर कमाए, वो भी न तो किसी दान से, न किसी कर्ज से, बल्कि स्वामित्व से। 5 विदेशी खदानों को फिर से अपने नियंत्रण में लिया गया। एक नया खनन कानून लिखा गया। पहली बार सोना वहीं रहा जहां से निकला था, जिसे पश्चिम संसाधन राष्ट्रवाद कहता है। अफ्रीकी उसे आर्थिक न्याय कहते हैं। वो पल जब कोई देश यह तय करता है कि उसे अब अपना ही हक अपने पास रखना है। क्या पश्चिम वास्तव में इसके खिलाफ कुछ कर सकता है? आइए जानते हैं। शुरुआत एक शांत घोषणा से हुई थी, जो आर्थिक रिपोर्टों में कहीं दबकर रह गई। फिर अचानक आंकड़ा सामने आया, 18 अरब डॉलर की सोने की आमदनी 2022 से। दुनिया चौंक उठी। बुर्किना फासो, जिसे कभी अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, अब आधुनिक अफ्रीका की सबसे समृद्ध सफलता कहानी बन चुका था। लेकिन ये किस्मत नहीं थी, ये बाजार नहीं था, ये नेतृत्व, रणनीति और वो चीज़ थी जिसकी उम्मीद पश्चिम ने कभी नहीं की थी। एक ऐसी सरकार जिसने आखिरकार कहा, अब बस। दशकों तक सोना बुर्किना फासो के लिए वरदान नहीं, अभिशाप रहा। वही धातु जो साम्राज्य बना सकती थी, उसने निर्भरता की जंजीरें बना दी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां औपनिवेशिक दौर जैसे अनुबंधों पर चलती रहीं, खदानों को खाली करती और मुनाफा अपने देशों में ले जाती। लाभ का रास्ता साहिल से निकलकर स्विट्जरलैंड और ऑफशोर खातों तक जाता रहा। स्थानीय मजदूरों को बस जिंदा रहने लायक मजदूरी मिलती, जबकि दुनिया उनकी मिट्टी से निकले सोने से दौलत कमा रही थी। ये मॉडल काम करता था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने इसे बनाया था। फिर आए कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, एक सैनिक से बने राजनेता, जो समझते थे कि स्वतंत्रता अगर स्वामित्व के बिना हो तो वो सिर्फ दिखावा है। जब उन्होंने 2022 में सत्ता संभाली, उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था पाई जो दूसरों के द्वारा गढ़ी गई थी। IMF सलाहकारों, पश्चिमी निवेशकों और विदेशी कंपनियों के बोर्डों द्वारा जो नीतियां महाद्वीपों दूर से तय करते थे। जो नीतियां। बुर्किना फासो का सोना उद्योग एक ऐसा ढांचा था जो किसी और की खाल पहनकर चलता था। लेकिन ट्राओरे सिर्फ सुधार नहीं चाहते थे, वो पुनः अधिकार चाहते थे। 3 वर्षों के भीतर बुर्किना फासो ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये 18 अरब डॉलर सिर्फ आमदनी नहीं थे, ये सबूत थे कि अफ्रीका खुद अपने विकास का खर्च उठा सकता है। 5 विदेशी संचालित खदानें अब राष्ट्रीय नियंत्रण में थीं। नए खनन कोड ने सरकार को भविष्य की परियोजनाओं में बहुमत हिस्सेदारी दी। और पहली बार बुर्किना फासो के सोने का मुनाफा लंदन या टोरंटो नहीं, बल्कि बुर्किनाबे खजाने में गया। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि उसका संदेश था। दुनिया हमेशा अफ्रीका की ताकत को उसके खनिजों से मापती रही, लेकिन ट्राओरे ने समीकरण उलट दिया। उन्होंने ताकत को नियंत्रण में मापना शुरू किया। उनके शासन में सोना सिर्फ एक वस्तु नहीं रहा, वो संप्रभुता की मुद्रा बन गया। यह बदलाव सिर्फ नीति नहीं था, ये मानसिक सुधार था। लंबे समय से अफ्रीकी देशों से कहा जाता रहा कि निवेश के लिए आभारी रहो, जबकि उनकी संपत्ति उन्हीं देशों को अमीर बना रही थी जो उन्हें गरीबी पर भाषण देते थे। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने इसे संसाधन राष्ट्रवाद कहा, एक कोड वर्ड जब अफ्रीकी अब पूर्वानुमानित रहना बंद कर देते हैं। लेकिन ओगाडोगू की गलियों में इसका नाम कुछ और था, पूरी कीमत पर मिली आज़ादी। बाजार भले घबराए, लेकिन जनता नहीं डरी। उन्हें पहली बार एक ऐसी सरकार दिखी जो विदेशी ऑडिट रिपोर्टों के आगे नहीं झुकी, जिसने समझ लिया कि संप्रभुता का रास्ता कूटनीति से नहीं, बल्कि राजस्व अनुशासन से शुरू होता है। और ये वक्त भी ऐतिहासिक था, क्योंकि पूरे अफ्रीका में लोग थक चुके थे, अमीर जमीनें, गरीब लोग, इस विरोधाभास से। बुर्किना फासो की मिसाल ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि विकास का रास्ता सिर्फ विदेशी पूंजी से होकर जाता है। यह एक भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड देश था, जिसके चारों ओर कठिनाइयां थीं, फिर भी उसने अपने भविष्य को दान नहीं, कानून से लिखा। ये एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जो सचमुच सफल हुआ, और उसने दिखाया कि अफ्रीका की कमजोरी किस्मत से नहीं, बल्कि बुरे समझौतों से पैदा की गई थी। इसीलिए यह पल सिर्फ एक घरेलू जीत नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप के लिए एक संकेत था। क्योंकि जब एक अफ्रीकी देश साबित कर देता है कि स्वामित्व संभव है, तो बाकी नेताओं के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, अब तुम्हारा बहाना क्या है?
ट्राउरे के आंकड़ों ने उस सवाल को अनदेखा करना असंभव बना दिया। 18 अरब डॉलर कोई आंकड़ा नहीं था, वो एक आईना था। सोने की क्रांति, ट्राउरे का आर्थिक युद्ध। फिर भी केवल आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। ये बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि सोना ज्यादा कीमती हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि बुर्किनाबे सरकार ने मूल्य का अर्थ ही बदल दिया। इस परिवर्तन की कहानी, कैसे ट्राउरे ने उस प्रणाली को तोड़ा जिसने उनके देश को गरीब बनाए रखा था, और कैसे उन्होंने देश के सबसे शोषित क्षेत्र को संप्रभुता का किला बना दिया। यही चीज इस सुधार को बाकी सबसे अलग बनाती है। ये केवल आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक नई भाषा में स्वतंत्रता की घोषणा थी, लाभ की भाषा में। और यह समझने के लिए कि उन्होंने ये कैसे किया, हमें झांकना होगा ट्राउरे के सोचने के ढंग में, उस मानसिकता में जिसने एक सैनिक कप्तान को आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माता बना दिया। जब कैप्टन इब्राहिम ट्राउरे ने बुर्किना फासो की सोने की उद्योग को देखा तो उन्हें कोई अर्थव्यवस्था नहीं दिखी, उन्हें एक जाल दिखा। हर औंस सोना जो मिट्टी से बाहर निकाला जाता वो दो चीजों का प्रतीक होता, उनके लोगों की गरीबी और किसी और साम्राज्य का मुनाफा। उनके लिए असली संकट भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संरचना थी। प्रणाली इस तरह बनाई गई थी कि बुर्किना फासो कागज पर अमीर दिखे लेकिन जमीन पर गरीब बना रहे। और अगर ये प्रणाली बनाई गई थी तो इसे फिर से बनाया भी जा सकता था, और ट्राउरे ने यही किया। उनकी आर्थिक शक्ति की सोच एक सैनिक की रणनीति से शुरू होती है। अगर आप आपूर्ति लाइनों को नियंत्रित नहीं करते तो युद्ध हार जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि वो जीवन रेखा है जो राष्ट्रीय स्थिरता से लेकर विदेशी हस्तक्षेप तक सबको प्रभावित करती है। पुराने अनुबंधों में कानूनी जंजीरें भरी थीं, कर छूट, निर्यात की चालाकियां और बढ़े हुए खर्चों के बहाने, जिनसे विदेशी कंपनियां नुकसान दिखाती थीं लेकिन अरबों डॉलर बाहर भेजती थीं। यहां तक कि तथाकथित साझेदारी वाले समझौते भी सहयोग के नाम पर जाल थे। बुर्किनाबे अधिकारियों ने ऐसी शर्तों पर दस्तखत किए जिनसे देश को अपने ही घर की मेज से टुकड़े मिलते थे। ट्राउरे ने सबसे पहले आदेश दिया, सब कुछ ऑडिट करो। उन्होंने सभी सक्रिय खनन समझौतों की गहन जांच शुरू कराई। यह कदम विदेशी कॉर्पोरेट सर्किलों में भूकंप जैसा था। ऑडिट में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। उत्पादन के आंकड़ों में झूठी रिपोर्टिंग, खर्चों में हेरफेर और टैक्स से बचने के लिए ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल। संक्षेप में, बुर्किना फासो को कागजों के जरिए दिनदहाड़े लूटा जा रहा था। लेकिन ट्राउरे अदालतों या भाषणों में नहीं उलझे। उन्हें चाहिए था स्थायी नियंत्रण। तो उन्होंने कानून बदल दिया। नए खनन संहिता के तहत सरकार को हर आने वाली खनन परियोजना में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी का अधिकार मिला। अब केवल मामूली रॉयल्टी नहीं बल्कि भागीदारी तय की गई। इस कोड में दो ऐतिहासिक सिद्धांत शामिल किए गए। हस्तक्षेप का अधिकार, अगर कोई कंपनी पारदर्शिता या टैक्स नियमों का उल्लंघन करे तो सरकार बिना किसी विदेशी अदालत की अनुमति के उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। पुनर्निवेश की बाध्यता, हर खनन लाभ का निश्चित हिस्सा स्थानीय उद्योगों और समुदायों में सीधे पुनर्निवेश किया जाना अनिवार्य है ताकि पैसा विदेश न भागे। यह कोई विचारधारा नहीं थी, ये थी गणित की न्यायप्रियता। ट्राउरे ने एक स्वदेशी आर्थिक चक्र बनाया जिससे राष्ट्रीय संपत्ति देश की सीमाओं के भीतर घूम सके। उनके सलाहकारों ने इसे नाम दिया सार्वभौम प्रवाह, सॉवरेन सर्कुलेशन। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे लापरवाह कहा, लेकिन जब वो बहस कर रहे थे, ओगाडोगु में आंकड़े बदल रहे थे। ट्राउरे जानते थे कि यह जोखिम भरा है। विदेशी निवेशकों ने चेतावनी दी, राजनयिक दबाव बढ़ा, पश्चिमी दूतावासों ने फोन कर संयम बरतने की सलाह दी। फिर भी वे अडिग रहे। उन्होंने वो समझा जो पुराने नेता कभी नहीं समझ पाए। असली अस्थिरता निवेशकों को डराने से नहीं आती, बल्कि नागरिकों को भूखा रखने से आती है। उन्होंने महसूस किया कि विद्रोह रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लोगों को उनकी ही संपत्ति का लाभ देना। उनका नेतृत्व करिश्मे से नहीं, गणना और परिणामों से चलता था। जब विदेशी सलाहकारों ने कहा कि संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण देश को अलग थलग कर देगा, तो ट्राउरे ने शांत स्वर में पूछा, अगर हमारी स्वतंत्रता हमें अलग थलग कर देती है तो हम पहले किससे जुड़े हुए थे? ये जवाब छोटा था, लेकिन इसमें उनका पूरा दर्शन झलकता था। आत्मनिर्भरता, तर्क और दृष्टि। ट्राउरे केवल निर्भरता का विरोध नहीं कर रहे थे, वो उसे पार कर चुके थे। लेकिन उनकी असली प्रतिभा इससे भी गहरी थी। वो सिर्फ सोना वापस नहीं ले रहे थे, वो विश्वास को फिर से परिभाषित कर रहे थे। दशकों से अफ्रीकी नागरिकों से कहा जाता रहा कि विदेशी निवेशकों पर भरोसा करो, अपने सरकार पर नहीं। ट्राउरे ने इस कहानी को उलट दिया। उन्होंने राज्य को ही अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया, सिर्फ पर्यवेक्षक नहीं बल्कि साझेदार। ये बदलाव भले सूक्ष्म लगे, लेकिन क्रांतिकारी था।
जब नागरिक देखते हैं कि उनका शासन प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और मुनाफे में शामिल है, तो देशभक्ति केवल नारा नहीं रह जाती, वो गणना बन जाती है। इसी वजह से बुर्किना फासो की सोने की क्रांति अपनी सीमाओं से बाहर चली गई। ये उन सभी देशों के लिए एक उदाहरण बन गई जो अदृश्य जंजीरों से जकड़े थे। क्योंकि जब एक देश यह दिखा देता है कि निर्भरता को तोड़ा जा सकता है, तो अगला कदम साफ होता है, सामूहिक प्रतिरोध। और यही समय था जब स्टोरी विद तंजारुल समुदाय ने इस सोच को साझा किया। एक ऐसा आंदोलन जहां अफ्रीका की आवाजें, उसकी कहानियां और उसकी विरासतें जीवित हैं। जब बुर्किना फासो ने स्वामित्व का नक्शा फिर से बनाया, तो उसने सिर्फ अपना भाग्य नहीं बदला, उसने उस मनोवैज्ञानिक छत को तोड़ दिया जिसने पूरे क्षेत्र को आज्ञाकारी बनाए रखा था। अब साहिल के देश, जो पहले चुपचाप देखते थे, एक ही सवाल पूछने लगे, अगर बुर्किना फासो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अफ्रीका की नई क्रांति की शुरुआत, वो एक विचार, छोटा लेकिन क्रांतिकारी, साहिल क्षेत्र की राजनीति में आग की तरह फैल गया। अब हर अफ्रीकी सरकार, जो पहले चुप थी, एक नए सवाल से घिर गई थी। अगर बुर्किना फासो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? यही विचार अब पूरे महाद्वीप में गूंज रहा है। लोग देख रहे हैं कि अगर एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण ले सकता है, तो बाकियों के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा। इसने अफ्रीका में एक मानसिक क्रांति को जन्म दिया है, जहां मदद को अब निर्भरता और स्वामित्व को स्वतंत्रता के रूप में देखा जा रहा है। ट्राओरे ने जो किया, वो सिर्फ सोने की कहानी नहीं थी, वो एक नई विचारधारा की घोषणा थी। उनका कहना था, अगर तुम्हारा देश अमीर है लेकिन तुम्हारे लोग गरीब हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी संपत्ति किसी और के पास है। यह वाक्य अब ओगाडोगु की दीवारों पर लिखा जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है और युवा पीढ़ी के नारे बन चुका है। अब बुर्किना फासो केवल एक देश नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया है, स्वामित्व, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने दिखा दिया कि बिना विदेशी कर्ज लिए भी कोई देश अपनी नियति बदल सकता है। 18 अरब डॉलर की सोने की कमाई सिर्फ पैसा नहीं थी, वो इस बात का प्रमाण थी कि अफ्रीका को अब किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं। पश्चिमी शक्तियों ने इस पर हैरानी जताई, कुछ ने विरोध किया, कुछ ने इसे खतरनाक उदाहरण कहा, लेकिन अफ्रीकी जनता के लिए ये आशा का प्रतीक बन गया। ओगाडोगु की गलियों में अब लोग सोने की बात नहीं करते, वो गौरव की बात करते हैं। और यही तो असली बदलाव है, जब कोई देश अपने संसाधनों से केवल लाभ नहीं, बल्कि सम्मान कमाता है। अब बुर्किना फासो का नाम केवल गरीबी या संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान और नेतृत्व के लिए लिया जा रहा है। ट्राओरे ने दुनिया को ये याद दिलाया कि अफ्रीका किसी का मोहरा नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी है। उनकी यह सोच अब सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। माली, नाइजर, गिनी और अन्य देशों में नेता और नागरिक दोनों बुर्किना फासो के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अब सवाल बदल चुका है, कौन निवेश करेगा से हम खुद में कितना निवेश करेंगे तक। अफ्रीका के नए इतिहास में यह अध्याय शायद सबसे महत्वपूर्ण है, जहां कोई सैनिक नेता एक आर्थिक क्रांति का निर्माता बन गया। और जब दुनिया ने कहा कि अफ्रीका कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, तब बुर्किना फासो ने जवाब दिया, हम पहले से खड़े हैं, बस अब सिर झुकाना बंद किया है। यह कहानी स्टोरी विद तंजरुल द्वारा केवल एक देश की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के जागरण की कहानी है।